तो चलिए आज गुरुग्राम की कहानी को जरा समझते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि कैसे दिल्ली के पास का एक गांव देखते ही देखते मिलेनियम सिटी बन गया। हाँ बिल्कुल। पर ये स्रोत सिर्फ चमक दमक नहीं दिखाते, बल्कि इसके पीछे की जो चुनौतियां हैं, खासकर शासन और वो बुनियादी ढांचे की कमियों पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, ये स्रोत एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ तो जबरदस्त आर्थिक विकास है, कॉरपोरेट चमक है, लेकिन दूसरी तरफ एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या ये विकास टिकाऊ है। हम देखेंगे कि कैसे ये जो तेज शहरीकरण हुआ और निजी क्षेत्र पर आधारित विकास रहा और साथ में सरकारी योजना की जो कमियां रहीं, इन सब ने मिलकर एक ऐसा शहर बनाया है जो मौकों का गढ़ तो है पर मुश्किलों का अंबार भी। ये सफर शुरू हुआ गुरुग्राम से, मतलब गुरु का गांव। 1979 तक तो ये एक कृषि प्रधान काफी पिछड़ा इलाका था। न कोई स्थानीय सरकार, न रेल लिंक, न ही कोई खास उद्योग। हाँ बिल्कुल। पहला बड़ा बदलाव शायद 1980 में आया जब मारुति सुजुकी का प्लांट लगा। अच्छा। लेकिन असली रफ्तार तो आई 1991 के बाद, आर्थिक उदारीकरण के बाद। और दिल्ली से नजदीकी और शायद कम लालफीताशाही इसने काफी मदद की होगी। हाँ बिल्कुल, इसने जैसे चुंबक का काम किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आउटसोर्सिंग फर्म्स सब खींची चली आईं और डीएलएफ जैसे बड़े डेवलपर्स ने तो बहुत तेजी से निर्माण किया। एक स्रोत में इसे अंधाधुंध इमारत बनाने की होड़ कहा गया है। अंधाधुंध होड़? हाँ, और नतीजा क्या हुआ? साइबर सिटी बन गया, बड़े बड़े आलीशान मॉल खुल गए, गोल्फ कोर्स बन गए। आज देखिए, यहाँ 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं और भी सैकड़ों वैश्विक कंपनियां हैं, और ये हरियाणा के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा देता है। आधा हिस्सा? लेकिन इस तेज रफ्तार ने शहर के ढांचे पर जबरदस्त दबाव डाला होगा, है ना? बिल्कुल डाला। आप जनसंख्या को ही देख लीजिए। 2011 में करीब 15 लाख थी। हाँ। और 2024 तक ये बढ़कर 30 लाख पार कर गई। और इसमें बड़ा हिस्सा प्रवासियों का है जो यूपी, बिहार जैसे राज्यों से आए हैं। तो शहर एकदम महानगरीय बन गया। हाँ बना। प्रतिभा भी आई, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, घर, सड़कें, पानी, बिजली, परिवहन, वो सब जैसे हांफने लगा। एक प्रोफेसर है देबोलीना कुंडू, वो कहती हैं कि ढांचा चरमरा रहा है। ये जो अनियोजित बढ़त थी ना, वो शहर की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। और जमीन जायदाद का बाजार? सुनने में आता है कि वहाँ कीमतें तो आसमान पर है। आसमान पर कहना भी शायद कम होगा। कीमतें पश्चिमी देशों के बड़े शहरों जैसी हो गई हैं, करोड़ों में। सच में? हाँ, देखिए, सिर्फ पिछले 2 सालों में औसत रिहायशी कीमतें करीब 67% बढ़ी हैं, और अगर 2020 से देखें तो 84% का उछाल है। बाप रे, 84%! इसके पीछे क्या कारण है? कई कारण हैं। एक तो अटकलें बहुत हैं, खरीदने वालों में 60-65% निवेशक हैं। फिर नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं आ रही हैं, कॉरपोरेट हब का टैग है, सप्लाई की कमी भी है। तो इसका मतलब आम मध्यम वर्ग के लिए तो घर लेना बहुत मुश्किल हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, एक सपना बनता जा रहा है। लोग नौकरियों की वजह से मजबूरी में ऊंची कीमतों पर रह रहे हैं। ये विरोधाभास वाकई हैरान करता है। एक तरफ तो ये कांच की ऊंची इमारतें, 26 मॉल, 7 गोल्फ कोर्स, और दूसरी तरफ जैसा आप कह रही थी, पूरे शहर के लिए न सीवर सिस्टम, न पानी की पक्की व्यवस्था, बिजली का भी भरोसा नहीं, और सार्वजनिक परिवहन भी कमजोर। यही तो पैचवर्क सिटी की कहानी है। विकास हुआ पर टुकड़ों टुकड़ों में, निजी तौर पर। हुआ ये कि सरकार ने शुरुआत में नियोजन की भूमिका से जैसे हाथ खींच लिए। अच्छा। हाँ, खासकर हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के बाद इसने निजी टाउनशिप को बहुत बढ़ावा दिया। आप सोचिए, 2008 तक तो शहर का अपना नगर निगम यानी एमसीजी भी नहीं था। 2008 तक? एक शहर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, यही हकीकत है। और जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण था, HUDA, वो कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, सीवर लाइनें, वो देने में पीछे रह गया। तो नतीजा क्या हुआ? प्राइवेट आइलैंड बन गए? बिल्कुल, निजी कॉम्प्लेक्स बन गए, जहां अंदर तो सारी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा। लेकिन जैसे ही आप उस गेट से बाहर निकलते हैं तो गड्ढों वाली सड़कें, बिजली की कटौती, और मॉनसून में तो पानी भर जाता है। जल भराव। बिजली के लिए आज भी जनरेटर पर निर्भरता है? बहुत ज्यादा। डीजल जनरेटर पर। एक अनुमान है कि हर घंटे हजारों लीटर डीजल फूंका जाता है,
ये महंगा भी है और प्रदूषण भी फैलाता है। और पानी और सीवेज का क्या हाल है? वही हाल है, कोई व्यापक नेटवर्क नहीं है, लोग निजी बोरवेल पर निर्भर हैं, जिससे भूजल स्तर गिरता जा रहा है, या फिर पानी के टैंकरों पर। और कोई एकीकृत सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम ना होने से क्या होता है? जलभराव, वो 2016 का गुरुग्राम याद है? हाँ बिल्कुल, घंटों तक शहर थमा रहा था। और ये भी सुनने में आया है कि कई प्राकृतिक नालों पर निर्माण हो गया है। और ट्रैफिक जाम, वो तो जैसे गुरुग्राम की पहचान ही बन गया है आजकल। हाँ, ये एक पुरानी समस्या है। NH-48 पर तो औसत रफ्तार कभी-कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो जाती है। तो लोगों के रोज घंटों बर्बाद होते होंगे आने जाने में। बिल्कुल, एक-एक, दो-दो घंटे एक तरफ के लग जाते हैं। इसकी वजह भी कई हैं। शहर बेतरतीब फैला है, सार्वजनिक परिवहन कमजोर है, तो लोग कारों पर निर्भर हैं, और एक तरह की मानसिकता भी है ट्रैफिक नियमों को ना मानने की। इसका असर तो सिर्फ तनाव या समय की बर्बादी नहीं होगा, उत्पादकता पे भी असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, और कुछ कंपनियां अब सोचने लगी हैं। वो बेहतर कनेक्टिविटी वाले नोएडा जैसे शहरों की ओर देख रही हैं। नोएडा का विकास मॉडल गुरुग्राम से अलग रहा है। वहाँ राज्य प्राधिकरण और मास्टर प्लान के तहत काम हुआ। तो ये सब देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं शासन की विफलता है। काफी हद तक तो यही लगता है। ऐसा लगता है कि शहर अमीर तो बन गया, लेकिन जो नागरिक संस्थाएं होती हैं वो पीछे रह गईं। राज्य सरकार का ध्यान शायद राजस्व कमाने पर ज्यादा रहा और सार्वजनिक निवेश और प्रबंधन पर कम। कमजोर निगरानी, भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती हैं। समाजशास्त्री संजय श्रीवास्तव इसे पुरानी मानसिकता कहते हैं, जहां व्यक्तिगत लाभ सार्वजनिक भलाई पर हावी हो जाता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, वो 2025 का कचरा संकट याद है, जब प्रवासी सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी और शहर में कचरे का अंबार लग गया था। हाँ याद है। वो इसी का एक उदाहरण था। और ये भी दिखाता है कि जो अलग-अलग एजेंसियां हैं, MCG, HUD, फिर बाद में GMDA बना, उनके बीच समन्वय की भी कमी है। तो गुरुग्राम की कहानी एक तरह से भारत के विकास की कहानी का ही अक्स है। तेज तरक्की, नवाचार, लेकिन साथ में शहरी अव्यवस्था और असंतुलन। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे एक मिलेनियम सिटी बुनियादी सुविधाओं के मजबूत नींव के बिना खड़ी हो गई। और ये सिर्फ हुआ नहीं, ये नीतिगत चुनावों और संस्थागत विफलताओं का नतीजा है। ये दूसरे शहरों के लिए एक सबक भी है और एक चेतावनी भी, कि मजबूत सार्वजनिक शासन के बिना अगर आप सिर्फ निजी क्षेत्र पर आधारित शहरीकरण करेंगे तो वो टिकाऊ नहीं होगा और ना ही वो समान होगा। हाँ, सुधार की कोशिशें अब जरूर हो रही हैं। नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, लेकिन शायद सोच में बदलाव ज्यादा जरूरी है ना, ताकि सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता मिले। हाँ बिल्कुल, मानसिकता में बदलाव बहुत जरूरी है। गुरुग्राम भारत की शहरी चुनौतियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आज हमने गुरुग्राम के स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे तेज विकास अपने साथ कितनी जटिल चुनौतियां लेकर आता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी शहर का ताना बाना इस तरह निजी समाधानों और अलग थलग एन्क्लेवों पर टिका हो, जहां अमीर अपनी दुनिया में और बाकी अपनी दुनिया में, तो क्या वहां एक साझा नागरिक पहचान, एक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पनप सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर आगे जरूर विचार किया जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।